काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा एनआईटीएन पे। दोस्तों, एमबीए एक ऐसी डिग्री जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले से कुछ आता है, तो वो आता है प्लेसमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हम लोग कितना पैसा लगाएं और उसके रिटर्न में 2 ईयर्स के बाद हमें कौन सी जॉब और कितने की जॉब मिल जाती है। तो इन सारे सवालों को जवाब जानने के लिए हम आज हैं अपने सीनियर सुमित सर के साथ, जिनका एक सक्सेसफुल प्लेसमेंट हो चुका है आर्सेलर मित्तल में, एक टॉप एमएनसी कंपनी में। और दोस्तों, एमबीए से रिगार्डिंग मैं अभी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एमबीए अगर शरीर है तो इस शरीर की आत्मा प्लेसमेंट ही है। तो वेलकम सर ऑन माय यूट्यूब चैनल। Hi Saurabh. Thank you so much, sir, for your time and coming. And sir, my first question is, tell me about yourself and your study background. Yeah, Saurabh, presently I am pursuing my MBA from MNIT Jaipur. Yes, sir. Prior to that, I have done my BTech in Mechanical Engineering from JLA University, Mathura. I also have around 3 years of experience. I worked as Assistant System Engineer in Tata Consultancy Services and a Project Engineer in Gujarat Heavy Chemicals Limited. Okay. Thank you, sir. Sir, does your bachelor's degree help you in your MBA degree, MBA journey? Yeah, Saurabh, I totally agree with you. MBA डिग्री और एक्सपीरियंस दोनों बहुत नेसेसरी होता है MBA जर्नी में। सो बोथ द थिंग्स टोटली हेल्प मी, चाहे वो असाइनमेंट डेडलाइंस पे करना हो, चाहे वो टीम बिल्डिंग करना हो, डिसीजन मेकिंग करना हो, एवरीथिंग इन माय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग हेल्प मी इन। तो सर, अगर आप हम दोनों में से देखें, एक्सपीरियंस जो आपने 3 साल का एक्सपीरियंस बताया और जो आपकी बैचलर डिग्री है, तो दोनों में ज़्यादा कौन रहा? कि क्योंकि आपने जॉब भी करी हुई कोविड की ड्यूरिंग, या तो उसमें तो और ज़्यादा काफ़ी सब कुछ देखना हेक्टिक हो गया होगा, सब कुछ संभालना। फॉर्मल लर्निंग में बेसिकली आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हो, लेकिन एक्सपीरियंस में जब वो प्रैक्टिकली आप खुद करते हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छी लर्निंग आती है। तो वो ज़्यादा हेल्प करी आपको। या तभी कॉलेजेस भी रिकमेंड करते हैं इंटर्नशिप्स एंड ऑल। तो आप एक्सपीरियंस अच्छा खासा गेन करोगे, लर्निंग करोगे। लर्निंग इज नॉट थ्रू योर कॉलेज ओनली। आप फॉर्मल सर्टिफिकेशंस रहते हैं बहुत सारे, अभी प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जैसे कोर्सेरा वगैरह, जहाँ पर आपको लर्निंग के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो इंसान अगर लर्निंग कंटिन्यूस रखे तो एक्सपोजर काफ़ी। सर, you are from finance background, finance specialization. Why you choose your finance as your major specialization? या बेसिकली जब हम लोग भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए थे, तो यही इशू आ रहा था सबको कि स्पेशलाइजेशन क्या चूज करना है। तो व्हाट आई डिड वाज व्हाट वर द अवेलेबल ऑप्शंस फॉर मी, उनको शॉर्ट किया मैंने, अपने मेंटर्स और अपने कलीग्स से डिस्कस किया कि क्या हो सकता है ऑप्शंस। उसके बाद मैंने जो फर्स्ट ईयर में लर्निंग करी, उसके हिसाब से मैंने स्टडी किया कि जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट्स, ये सब चीज़ें मेरे को जानने को मिला। टीचर्स फैकल्टीज काफ़ी बढ़िया थे, उनके थ्रू मेरे को फिनेंस में इंटरेस्ट आने लगा। बाकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह मैं शुरुआत से थोड़ा बहुत करता था, तो एक सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल फाइनेंस करके, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा था। तो इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इसको आगे फर्दर प्रोसीड किया। You mean you are interested in numbers? या dealing with numbers. मतलब बेसिकली एनालिटिकल माइंडसेट तो मेरा था पहले से ही, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी डीसीएस में जो था वो डेटा से काफ़ी था। आप भी अभी सुनते होंगे डेटा इज द न्यू फ्यूल। और बाकी मतलब कोई भी मैनेजर है विथ गुड फाइनेंशियल नॉलेज, तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हो जाता है उसको। आप तो घर से ही देखते हो फंड मैनेजमेंट, तो अपनी मदर से ही आप देखते हो कि कैसे वो फंड मैनेज करती हैं। तो फाइनेंस सब जगह है, तो बेसिक लर्निंग फाइनेंस की चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया में। तो मतलब फाइनेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो मैंने ले लिया, और उसके बाद आगे सब्जेक्ट्स पढ़े तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आई फाइनेंशियल में। थैंक यू सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आर्सेलर मित्तल में आपकी जॉब हुई है, तो ये कौन सी प्रोफाइल की हुई है? या बेसिकली जो आर्सेलर मित्तल में मेरा जॉब प्रोफाइल है वो है फंक्शनल कंसल्टेंट का। तो इनकी एक तो डिजिटल, क्या टास्क करना होता है सर? या इनकी एक डिजिटल टीम है।
बेसिकली ये प्रोसेस डिजिटलाइजेशन और प्रोसेस री इंजीनियरिंग पे काम करते हैं। जो भी आर्सेलर मित्तल के अंदर प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो डिजिटल इनोवेशन या इससे रिगार्डिंग रहेंगे ना, तो ये टीम उसके रिगार्डिंग काम करता है। और एज फंक्शनल कंसल्टेंट कोई भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना, देन वो प्रोजेक्ट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, एक फंक्शनल। और सर हम लोग एक टर्म सुनते हैं कि एक अच्छा इंटरव्यू वही है जहाँ की जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो जब लीड करता है, तो वो कैसा होता है, कौन सा कैसे हमें इंटरव्यू को लीड करना चाहिए एज इंटरव्यू? या मतलब बेसिकली आप जब भी जनरल किसी भी इंटरव्यू में जाते हो ना, तो मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे बेटर लगता है कि जब वो आपको पूछे ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें एंड लास्ट में यू गिव इन पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक आई हैव इंटरेस्ट इन दिस एंड दिस। अगर वो जो आपने इंटरेस्ट बताया है वो आपके जॉब प्रोफाइल या जेडी से मैच कर रहा होगा, तो द सेकंड क्वेश्चन वुड टोटली कम फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली कि आपका इंटरेस्ट ये है, तो इसमें फर्दर कोई ना कोई प्रोसीडिंग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मतलब जिस डायरेक्शन में आपको इंटरव्यूअर को लेके जाना है, तो आप तभी ले जा सकते हो जब आप उसको वो बताओ जो उसको चाहिए, जिस सर जॉब अभी प्रोफाइल के आपने लिए। एक टर्म यूज किया जेडी, तो सर क्या जेडी का थोड़ा बताएं प्लीज। या मतलब कॉलेज में कभी भी कोई कंपनी आती है, हाँ। तो आपके पास में एक फॉर्मल मेल तो आता है, हम्म। उसके साथ में उस कंपनी की जो जॉब प्रोफाइल है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आती है। तो आप क्या है ना अपना एक बेसिक रेज्यूमे तो प्रिपेयर करते ही हो, लेकिन उस जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको जब स्टडी करते हो ना, तो कुछ कुछ की टर्मिनोलॉजीज रहती हैं जो बहुत रिक्वायर्ड रहती हैं, उस वो आपके रेज्यूमे में हो जो आपको सबसे थोड़ा अलग रखेगी। तो जेडी को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल के दिन आप इंटरव्यू में जाते हो, तो वो जेडी के अराउंड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट है तो आपको जेडी देखना ही पड़ेगा। जो भी कंपनी आ रही है उसको जेडी को समझना पड़ेगा, और क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट है, क्या आपको काम करना है, वो जेडी से आपको एक्सप्लेन हो जाता है। ओके, थैंक यू सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर कि अगर हमें गुड पैकेज देखना हो या गुड प्रोफाइल देखना हो, गुड कंपनी का रेपुटेशन देखना हो, तो कौन सा हमारे लिए प्रेफरेबल रहेगा? कोई नॉर्मल कंपनी का गुड पैकेज या फिर कोई बड़ी कंपनी का थोड़ा पैकेज कम ही हो लेकिन प्रोफाइल अच्छा हो? देखो ये टोटली थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इनिशियली क्या होता है ना, जब आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, मेजर 1 या 2 मंथ्स की इंटर्नशिप से किया होता है, तो फ्रेशर्स के पास में आई वुड थिंक पैकेज के लिए उससे इतना नहीं मतलब इंक्लाइन होना चाहिए। उसको थोड़ा आपको जॉब प्रोफाइल क्या मिल रही है, आपको क्या लर्निंग मिल सकती है, वो सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा देखना होता है। एंड सेकेंडली जो मैं इनिशियली किसी कंपनी में देखता हूँ, या पैकेज भी इम्पोर्टेंट है, दोनों टोटली इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे यू हैव टू मेक अ बार के है ना, आपको मिनिमम पैकेज 5 लाख चाहिए, या आपने ये सोच के रखा हुआ है, देन 5 लाख आपने सोच लिया, उसके ऊपर की सारी कंपनीज में जो जो आपके इंटरेस्ट की प्रोफाइल है, वो अगर आपको मिलती है, आपको उसमें श्योरली जाना चाहिए, उसमें पूरे प्रोसेस को करना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं होता है तो फिर आप उससे कुछ ना कुछ लर्न करके तो निकलेंगे, जो आप नेक्स्ट अपने इंटरव्यू में आप उसको अच्छा कर नेक्स्ट सकते जॉब हैं। में? तो वो किसी का बार 5 लाख हो सकता है, किसी का 8 लाख हो सकता है, किसी का 10 लाख हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, thank you, sir. My next question is, are you satisfied with your job offer? या आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माय जॉब ऑफर। अभी जो एक्सपेक्टेशन एंड जो एक्सपीरियंस एंड लर्निंग मेरे पास में है, उस हिसाब से जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, उतना उससे बेटर मेरे को यहाँ पर मिला है, तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माय कॉलेज एंड माय जॉब। और सर एमएनआईटी जैसे कि एक टेक्निकल कॉलेज है, तो लोग जानते हैं कि बीटेक एमटेक तो हो गई है, एमबीए के रिगार्डिंग लोगों को पता नहीं होता है, तो इस कॉलेज से एमबीए करके आप मतलब सेटिस्फाइड हो कि एक टेक्निकल या कॉलेज से? इस रिस्पेक्ट में मैं एक बहुत अच्छा आंसर देना चाहूँगा। Yes, sir. इसमें बेसिकली जब इंसान एमबीए के लिए सोचता है, तो वो बिजनेस कॉलेजेस को प्रेफर करता है, और बिजनेस स्कूल्स में ही जाता है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन जैसे कोई इंटरेस्टेड है, मतलब
एमबीए के लिए और उसको डिजिटल प्रोफाइल्स में जाना है, एनालिटिक्स बैकग्राउंड में जाना है, तो वैसे भी अपना जो फ्यूचर एरा है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ ही इंक्लाइन रहेगा। और आईटी की नॉलेज इंसान को होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है आपका एमबीए करने से, आपको जो आपकी एमबीए की कंपनीज हैं उनमें तो बैठने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे काफी कंपनीज आती हैं जो आपको डिसेंट पैकेज देती हैं, उनमें बैठने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, या फिर कोई एनालिटिक्स वाली कंपनी में जाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रोफाइल, मैनेजरियल प्रोफाइल जिसमें आपको बेसिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, उस तरह की प्रोफाइल यहाँ पे काफी आती है। एमटेक के साथ में आपको बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हो सकता है कि आप वो इंटरव्यू क्रैक भी कर दो और वो एक डिसेंट पैकेज आप ले सकते हो। तो आपके पास में एज एमबीए की कंपनीज तो है ही हैं, बैंक्स एंड एमबीए कंपनीज तो है ही हैं, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है कि तुम एमटेक, एमएससी और पोस्ट ग्रेजुएट वाले मतलब कलीग्स के साथ में भी आप प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ सकते हो। क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स केवल यही होती है कि उनको एक जनरल प्रोफाइल वाला कैंडिडेट चाहिए होता है जिसने पोस्ट ग्रेड किया हो, और उसको कंपनी की रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से बेसिक टूल एंड टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। तो आप उधर पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और आप एक डिसेंट पैकेज ले सकते हैं। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, उसके बाद भी आपने फाइनेंस लिया, आपका ओवरऑल सीजीपीए भी काफ़ी अच्छा है और आप अभी एक अच्छे प्रोफाइल पे पोस्ट हुआ एक अच्छी कंपनी में। तो जो जैसे जूनियर है, जैसे मैं हूँ और हमारे कोई भी जैसे जो फाइनेंस लेने का सोच रहा होगा, उसके लिए आप क्या बताओगे, क्या पहले से करके जाएं ताकि वो दिक्कतें जो आपने फेस करी वो ना करनी पड़े। देखो बेसिकली जो फाइनेंस जो है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से बैकग्राउंड आपका फाइनेंस होना चाहिए, बीकॉम किया होना चाहिए या सीए वगैरह होना चाहिए। ऐसा जैसे वो तो आपके केस से प्रूव हो गया। कोई भी मतलब मैंडेटरी नहीं है। हाँ, जैसे मेरे को भी इनिशियली प्रॉब्लम होती थी थोड़ा बहुत अकाउंटिंग वगैरह में, जनरल लेजर वगैरह में, तो वो आपको थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा। तो इनिशियली अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा बहुत बैलेंस शीट और इन सब का थोड़ा आइडिया लेकर आओ, ताकि आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम ना हो। बाकी फर्स्ट ईयर में ये इनिशियल प्रॉब्लम है। अगर आप आगे देखेंगे तो जो फाइनेंस के सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए, बीकॉम वाले के लिए, सबके लिए न्यू है, और सब में आपको बराबर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बराबर लर्निंग मिलेगी। हाँ, आफ्टर सेलेक्टिंग स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट्स आप कर रहे हो वो बीकॉम या फिर जो पहले से फाइनेंस की नॉलेज वाला बंदा है उसके लिए भी वो सब्जेक्ट्स नए ही हैं। तो अगर आपका माइंडसेट थोड़ा सा फाइनेंस इंक्लाइंड है तो आपको चीजें समझ आएंगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तो आप वो लगाइए एफर्ट्स, और आप अच्छा डिसेंट ग्रो कर सकते हो फाइनेंस। और सर फाइनेंस वालों के लिए कोई ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स या कोई ऐसा अभी जो पैरेलली किया जा सकता हो। या फाइनेंस मतलब मैं दो तीन चीजें बोलूंगा, अगर वो इंसान पैरेलली कर रहा है तो काफी अच्छा है। मतलब जैसे फाइनेंस के लिए आप फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह के कोर्सेज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन की तरफ देखें, तो अगर आप जैसे एक्सेल तो इंसान सीखता ही है, उसके साथ में थोड़ा एडवांस टूल्स में अगर जाएं तो आप पावर बीआई, टैबलू में से बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी एक की ले सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप हाँ, जैसे लैंग्वेजेस वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आईटी में। आप भले ही आपको कोडिंग ना करनी पड़े, लेकिन एज अ कंसल्टेंट अगर आप किसी फॉर्म में जा रहे हो एंड इट इज़ एन आईटी फॉर्म, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप जैसे पावर बीआई कर रहे हो, उसके साथ में जो टूल्स, लैंग्वेजेस जो प्रेफर्ड रहती हैं वो एसक्यूएल है, पाइथन है, और अगर आपका प्रायर आईटी बैकग्राउंड रहा है तो आपको जावा एंड ये लैंग्वेजेस आती होंगी, तो आप अच्छे से आप आगे मैनेजरियल रोल पे जा सकते हो, कंसल्टेंट रोल पे जा सकते थैंक यू सर। एंड सर मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि हम लोग को अभी पता है कि आपका 14 लाख प्लस प्लेसमेंट हुआ है और जो कि काफ़ी अच्छी हैंडसम पैकेज है। तो सर क्या अभी ये फर्स्ट कंपनी थी जिसमें आपने बैठा और आपका प्लेस हो गया, इससे पहले कोई फेल्योर भी फेस करना पड़ा आपको। हो। देखो लाइफ में फेलियर्स लेसन देते हैं, Yes, sir. और यहाँ
पोस्ट ग्रेड में नहीं, ग्रेड में भी मैंने एक दो चार रिजेक्शंस देखे हैं। सबने ही रिजेक्शंस देखे होते हैं, उसके बाद ही वो आगे इम्प्रूव कर पाता है। तो इससे पहले हाँ दो कंपनीज में शायद मेरा इंटरव्यू तक पहुंचा था एंड मेरा नहीं हो पाया था सिलेक्शन। तो मैंने उधर अपनी प्रोफाइल पे वर्क किया, जो जो चीज़ में मैं लग रहा था कि ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को इम्प्रूव किया और इन गो में हो गया था। मतलब आप मेहनत करोगे, उन चीज़ को इम्प्रूव करके पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करोगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। भले ही वो फर्स्ट कंपनी में ना मिले, फिफ्थ में मिले, 10th में मिले, सक्सेस मिलेगी अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट्स डाल रहे हो। ओके। और सर कोई दो तीन चीज़ जैसा जो कि मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ स्पेशलाइजेशन, किसी भी स्पेशलाइजेशन से हो, लेकिन वो दो तीन चीज़ एज ए एमबीए स्टूडेंट आफ्टर डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद उनमें होनी चाहिए, तो ये क्या? तो मतलब बेसिकली एमबीए जस्ट डिग्री नहीं है, हाँ। एक्सपीरियंस भी है। एंड सेकेंडली स्पेशलाइजेशन केवल ये नहीं डिपिक्ट करती है एक एमबीए स्टूडेंट या फिर एक मैनेजर को कि आपको केवल उस स्पेशलाइजेशन की केवल नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको जनरल नॉलेज बाकी स्पेशलाइजेशंस की भी होनी चाहिए। मतलब बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि यार ऑपरेशंस में क्या काम हो रहा है, सप्लाई चेन में क्या काम हो रहा है, एचआर में क्या काम हो रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया सब चीज़ का लेना चाहिए। एंड सेकेंडली कॉलेज आपके लिए एफर्ट्स करेगा, आपको पर्सनल एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना ही पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा ग्रोथ और अच्छा एक्सपोजर और एक अच्छा प्लेसमेंट लेना है। सर मैं यहाँ पे एक बार पूछना चाहूँगा, पर्सनल डेवलपमेंट में आप किन किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो? पर्सनल डेवलपमेंट केवल ये नहीं है आपको कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी होनी चाहिए। आपको बेसिकली आपको अपनी कम्युनिकेशंस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एज अ मैनेजर योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड। उसके अलावा आप सर्टिफिकेशन एडिशनल कोर्सेज कर सकते हो, जैसे मैंने टूल्स और लैंग्वेजेस बताई हैं। उसके अलावा और भी पर्सनल डेवलपमेंट के सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो आप कर सकते हो। बाकी कॉलेजेस में आप अपने कॉलेजेस में काफ़ी इवेंट्स होते हैं, तो उन इवेंट्स में बराबर पार्टिसिपेट करो। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस क्लास में होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। केस स्टडीज सॉल्व करो। जितना ज़्यादा आप मतलब स्टेज पर जाओगे, जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे ना, तो आपका अंदर से नर्वसनेस और अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, तो फिर वो हो जाता है। तो आप अगर मेहनत करोगे और एफर्ट्स दिखाओगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो तो सब एफर्ट्स पे ही है सर। And thank you so much, sir. Thank you so much. Thank Thank you you so so much, much Saurabh. for coming and your time, and many congratulations for your placement and life. Thank you, Saurabh. It was a wonderful experience and best of luck for your YouTube channel. Thank you so much, sir. Thank you so much. तो दोस्तों आपने देखा कि सर ने काफ़ी फेल्योर फेस किया है, उसके बाद ये आज एक अच्छी एमएनसी में प्लेस्ड हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, अब दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में ऐसे ही किसी कहानी के साथ, ऐसे ही किसी टॉपर के साथ, ऐसे ही किसी प्लेस्ड सक्सेस के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपना ख्याल रखें। अब दीजिए इजाज़त।